हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित केमिस्ट्री लेक्चर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन में गैसों के अधिशोषण का अध्ययन करेंगे। गैसों का अधिशोषण का मतलब क्या है कि इसमें ठोस तो होगा अधिशोषक और अधिशोष्य के रूप में क्या होगा, आपके गैस होगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा, ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। तो इसको समझने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक अधिशोषक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अधिशोषक। तो देखिए, हम एक अधिशोषक का निर्माण करते हैं। यह अधिशोषक कैसा होगा, सॉलिड या ठोस होगा, जिस पर क्या होगा, आपके अधिशोष्य के रूप में क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। तो इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, गैस के अणु, यानी जो क्या हो रहे हैं, इसके सरफेस पर जुड़ रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अधिशोषण कैसी घटना है, अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है, जो एक बाह्य परिघटना भी कहलाती है। अब बताओ क्या क्या देखा आपने इसके अंदर, क्या क्या मिले दिख रहा है आपको। जो ब्लैक कलर का है वो क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका अधिशोषक है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये क्या है आपका अधिशोषक। ये जो अधिशोषक है कैसा है, ये अधिशोषक आपका ठोस या सॉलिड है, ठीक है। और आपके जो रेड कलर का है ये क्या है, ये कहलाता है आपका अधिशोष्य। अधिशोष्य, ये अधिशोष्य क्या है, आपकी गैस। तो जो टॉपिक है अपना, उसकी परिभाषा क्या हुई कि ठोस अधिशोषक पर अधिशोष्य गैस का अधिशोषित होना या जुड़ना ही क्या कहलाता है, ठोस पर गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषक पर गैसों का जुड़ना, शांत होना, अधिशोषित होना ही क्या कहलाता है, ठोसों पर गैसों का अधिशोषण। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि सॉलिड तो जो है वो क्या आपका अधिशोषक, और उस पर कौन आकर जुड़ रहा है, ठोस। तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपके जैसे प्लेटिनम धातु है, उस पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होना। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस सॉलिड पीटीएन प्लेटिनम पर कौन सी गैस, H2 का अधिशोषण। अधिशोषण, ठीक है। तो देखो, ये जो अधिशोषण है, इस अधिशोषण में क्या देखा हमने कि अधिशोषक तो कैसा है, सॉलिड, और अधिशोष्य कैसा है, गैस के रूप में। अब हम गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो देखो, पहला कारक क्या है, पहला कारक है आपका अधिशोष्य या गैस की प्रकृति। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गैस को अधिशोषित कर रहे हैं। तो गैस अधिशोषित है तो गैस ही क्या है, अधिशोष्य। तो चाहे अधिशोष्य की प्रकृति बोलो, चाहे गैस की प्रकृति बोलो, तो गैस जुड़ रही है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि यदि स्थायी गैस है, कैसी गैस है, स्थायी गैस है, स्टेबल गैस है, तो उसका अधिशोषण कम होगा। कम क्यों होगा कि जो स्टेबल गैस है या स्थायी गैसें जो होती है, उनके बंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो वो अधिशोषकों पर आसानी से नहीं जुड़ती। जबकि जो गैसें सरलता से द्रवित हो जाए, उनका अधिशोषण क्या होगा, आपके अधिक होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या पॉइंट बन गया आपके पास में, इसके अंदर आपके पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, क्या पॉइंट बन गया कि पहला पॉइंट है स्थायी प्रकृति की गैसों का अधिशोषण क्या होता है, कम होता है। तो क्या लिखेंगे, स्थायी प्रकृति की गैसों का अधिशोषण क्या होगा, कम होता है।
कम होता है। अब कैसे देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्थायी गैसें कौन सी है आपके, स्थायी गैसें जो आपके हैं जैसे N2 नाइट्रोजन गैस, तो उसमें आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध होता है। O2, तो O2 में क्या है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इन गैसों की स्थायी प्रकृति होने के कारण इनका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो गैसें जल्दी से क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी से द्रवित हो जाए, उनका अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे, सरलता से द्रवित होने वाली गैसों, क्या लिखेंगे, सरलता से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। अधिशोषण अधिक होता है, अधिक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कौन सी गैस, जैसे SO2 गैस, SO2 गैस, और इसी प्रकार HCl गैस और अमोनिया NH3, कौन सी गैस, अमोनिया NH3 गैस। तो जो गैस सरलता से द्रवित होती है उसका अधिशोषण क्या होता है, अधिक, और जो स्थायी होती है उसका अधिशोषण क्या होता है, कम। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट और बनता है कि अगर अपन क्रांतिक ताप जिन गैसों का अधिक होगा, जिन गैसों का क्रांतिक ताप क्या अधिक है, तो अधिशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी अधिशोषित होने वाली गैस का आयतन क्या होगा, अधिक होगा। तो क्या टॉपिक हो जाएगा आपका कि क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अगर आपके क्रांतिक ताप क्या है, ज्यादा है, किसी गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा है, तो उसका अधिशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। अधिशोषण भी अधिक होगा। और क्रांतिक ताप को अपन किससे दर्शाते हैं, TC, क्रिटिकल टेम्परेचर से। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो अगर मान लो अभी क्या देखा, SO2 गैस है, तो उसका क्रांतिक ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका अधिशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। HCl है, और NH3 है, और इनका क्रांतिक ताप क्या होगा, आपके कम होगा, तो उनका अधिशोषण भी कम हो जाएगा। तो अगर मान लो अपन इसका क्रम बनाएं, जैसे तो सबसे कम H2 से ज्यादा अधिशोषण किसका होगा, H2 का कम, उससे ज्यादा N2 ले लो। फिर आप CH4 मेथेन ले लो, और सबसे ज्यादा के रूप में अपन HCl, और उससे ज्यादा क्रम में क्या जाएगा आपके, नेक्स्ट क्या जाएगा, SO2 गैस आ जाएगी। कौन सी गैस आ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपके हो गया पहला पॉइंट, अधिशोष्य या गैस की प्रकृति, जो गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करती है। कौन कौन सा, स्थायी गैस की नेचर अलग होगी, सरलता से द्रवित होने वाली गैस का अधिशोषण अधिक होगा, और क्रांतिक ताप अगर अधिक है तो अधिशोषण भी अधिक होगा। तो इसमें SO2 का क्रांतिक ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अधिशोषित होने वाली गैस का आयतन भी इसका क्या होगा, ज्यादा या अधिक होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कौन सा है, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी बाहरी आवरण। तो देखो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। तो अपन क्या रिलेशन लिख सकते हैं इसके लिए, डायरेक्ट सीधा ही क्या हो जाएगा कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा।
अधिशोषण भी बढ़ेगा। अब देखो कैसे, जैसे बाजार में आपके दानेदार शक्कर मिलती है क्रिस्टलीय, और एक चूर्ण रूप में पाउडर के रूप में भी शक्कर मिलती है। अगर मैं बाजार से 10 ग्राम क्रिस्टलीय शक्कर लूँ और 10 ग्राम ही दानेदार से दूसरा फॉर्म कौन सा चूर्णित रूप लेकर आऊँ, तो बताओ जल्दी कौन घुलेगा पानी के अंदर? तो पाउडर या चूर्ण के रूप में वो जल्दी घुलेगा। तो वही बात है कि क्या हुआ, चूर्णित करने पर क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल उसका बढ़ गया। देखो कैसे, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाजार से कैसे शक्कर लेकर आया, एक तो लाया क्रिस्टल रूप में, ये क्रिस्टल के रूप में शक्कर है, और मैंने क्या किया, इस क्रिस्टल का चूर्ण बना दिया। यानी जैसे ये 10 ग्राम है तो इसी 10 ग्राम का क्या बना दिया मैंने, चूर्ण बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पर चूर्ण बना दिया, इसका पाउडर बना दिया। तो क्या हुआ, ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है। ये कैसा रूप है, ये क्रिस्टल रूप है। कैसा है, क्रिस्टल। और ये कैसा रूप है, ये चूर्ण रूप है। कैसा है, चूर्ण या पाउडर। अब देखो क्या हो रहा है, आपको यहां पर इसका इतना सा ही सरफेस एरिया मिल रहा है, जबकि यहां क्या हो रहा है, प्रत्येक दाने का सरफेस एरिया मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो इससे क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। तो किसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बताओ? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक। तो अपन क्या ले सकते हैं, चूर्ण या पाउडरीकृत, अगर इसको अपन करें, चूर्ण या पाउडरीकृत कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो अपन क्या ले सकते हैं, इसका क्या ज्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक। ठीक है। अब देखो कुछ धातु हैं, धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण भी अधिक होगा। तो जैसे हम कुछ धातुएं लेते हैं, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के रूप में तो देखो कौन कौन सी धातु हैं, जैसे देखो कोलाइडीकृत अगर पैलेडियम है, क्या है, कोलाइडी पीडी पैलेडियम है, उसका अधिशोषण करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है। उससे कम होगा केवल पैलेडियम का, उससे कम होगा प्लेटिनम का, और उससे कम होगा आपके निकल का। ठीक है। तो इसीलिए इनका उपयोग अपन उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, क्योंकि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। अब देखो एक क्वेश्चन इस बोर्ड के अंदर पूछा गया, आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि चारकोल के टुकड़े की तुलना में चूर्णीकृत चारकोल द्वारा अधिशोषण अधिक होता है, क्यों? तो उत्तर क्या होगा इसका, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण। तो क्वेश्चन क्या है, बोर्ड के अंदर आया हुआ है, नोट कर लेना। क्या लिखा हुआ है, एक चारकोल के टुकड़े की तुलना में चूर्णीकृत चारकोल का या चारकोल द्वारा अधिशोषण अधिक होता है, क्यों? द्वारा अधिशोषण अधिक होता है, क्यों? तो इसका आंसर आपके ऊपर ही हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण।
तो ये बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो अब हम ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो गैसों में अधिशोषण पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों को देखेंगे। तो पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम भौतिक अधिशोषण। तो देखो ए किस पर प्रभाव देखना आपको, भौतिक अधिशोषण पर। तो देखो भौतिक अधिशोषण पर क्या होता है कि सबसे पहले भौतिक अधिशोषण क्या है ये हमने पढ़ लिया है। क्या होता है कि अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य वान डेर वाल बंध होगी। अब अपन आते हैं अधिशोषण के ऊपर। तो यहाँ क्या हुआ कि भौतिक अधिशोषण में जब अधिशोषक पर अधिशोष्य जुड़ेगा तो क्या होगी, टक्कर होगी, और टक्कर होने से क्या होगा, उष्मा उत्सर्जन होगी। टक्कर होने से उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अतः यह क्रिया कैसी है, यह क्रिया एक उष्माक्षेपी क्रिया है। कैसी क्रिया है, उष्माक्षेपी क्रिया है। और उष्माक्षेपी क्रिया में जब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो लास आतैलीय के नियम से क्या लगेगा कि लास आतैलीय के नियम से यदि कोई अभिक्रिया पहले से ही उष्मा का त्याग कर रही है और आप ताप बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी, या पड़ने वाला प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण अधिशोषण घटेगा। तो ताप का प्रभाव क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ताप के प्रभाव को समझने के लिए देखो ये जो है आपके डेल एच जो है, इसके लिए डेल एच कैसा आएगा, नेगेटिव। और डेल एच जब नेगेटिव आता है तो उस अपन क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी क्रिया। बताया अभी क्यों, उष्माक्षेपी प्रक्रम जो है ये उष्माक्षेपी प्रक्रम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टक्कर होने से उष्मा का त्याग हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है। अब देखो तो कौन सा नियम लगाना है इसके ऊपर, लास आतैलीय का नियम। तो क्या लिखेंगे, अतः लास आतैलीय के नियम से क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। कौन सा अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण घटेगा। भौतिक अधिशोषण घटेगा। अब इसके लिए अपन अगर आरेख बनाए तो कैसा आएगा, देखो तो देखो अगर मान लो अपन आरेख बनाए, किसके बीच बनाएंगे, अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य। तो देखो हमने क्या किया, एक लिया एक्स अक्ष और एक लेंगे वाई अक्ष। तो देखो कैसा होगा, एक्स अक्ष पर किसको लेंगे, एक्स अक्ष पर अपन लेंगे अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा क्या है, एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स अपॉन एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एम। और आपके ताप टी के मध्य जब आरेख बनाएंगे तो लास आतैलीय के नियम से ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटेगा, यानी अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, अधिशोषण की मात्रा घटेगी। यानी आप ताप बढ़ा रहे हो तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, घटेगी। अब देखिए ये तो हुआ किसके अंदर, भौतिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट क्या लेंगे अपन, किसके ऊपर, रासायनिक अधिशोषण में। तो बी क्या जाएगा, रासायनिक अधिशोषण पर। और रासायनिक अधिशोषण को अपन और क्या कहते हैं, कीमो एडजॉर्प्शन, यानी रसोषण भी कहते हैं इसे। और इसे हम लेम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि लेम्यूर समीकरण का ये क्या करता है, अनुपालन करता है। तो रासायनिक अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तो देखो ध्यान से, रासायनिक अधिशोषण में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें अभिकारक उष्मा ग्रहण करके किस में बदलते हैं, उत्पाद में। तो इसमें क्या होता है, इसका जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो पहले अधिशोषण बढ़ेगा,
और फिर अधिशोषण घटेगा। क्या होगा, पहले अधिशोषण बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्यों? देखो, रासायनिक अभिकर्मक जो होते हैं उन्हें हम अगर उष्मा देंगे तो वो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, और सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके किस में बदलना चाहेंगे? उत्पाद में बदलना चाहेंगे। जिससे पहले ताप दिया, जब तो उनको सक्रियण ऊर्जा मिल गई और वो किस में बदलने लगे? उत्पाद में। परंतु अपने ताप और अधिक दे दिया, तो क्या हो जाएगा? अणु के पास में गति ऊर्जा आ जाएगी और वह वहां से विशोषित होने लग जाएंगे, यानी वहां से हटने लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि रासायनिक अधिशोषण में पहले ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी और फिर अधिशोषण की मात्रा घट जाएगी। तो पहले क्यों बढ़ी? क्योंकि उनको क्या प्राप्त हो जाती है? सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए अपन आरेख बनाते हैं। किसके बीच आरेख बनाएंगे? बोलो। यह आरेख होगा आपके वही अधिशोषण की मात्रा और ताप T के मध्य। तो लो, दो अक्ष है आपके पास में, जिसमें y अक्ष पर क्या रख देंगे? y अक्ष पर रख देंगे अपन अधिशोषण की मात्रा, यानी x/m, और किसके मध्य है? ताप T। तो क्या कहा? पहले अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी और फिर अधिशोषण की मात्रा घटेगी। बढ़ी क्यों? क्योंकि इनको सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी। और फिर घटी क्यों? क्योंकि तापमान इतना अधिक हो गया कि अणु यहां से रिमूव होने लगे, हटने लगे। तो ये हुआ आपके ताप का प्रभाव। नेक्स्ट देखो, अधिशोषक का सक्रियण। अब देखो, आपने देखा एक तो होता अधिशोष्य जो आकर के जुड़ता है, और एक होता है अधिशोषक जिस पर पदार्थ जुड़ता है। अब इस अधिशोषक को अपन कैसे सक्रिय कर सकते हैं? तो देखो, पहली कंडीशन क्या बताई कि यदि यांत्रिक विधि द्वारा इसकी सतह को अपन क्या कर दे? खुरदरा कर दे। क्या कर दें? खुरदरा कर दें। तो खुरदरा करने से क्या होगा? इसके ऊपर एक्टिव साइट बढ़ जाएंगे, जिससे अधिशोषण अधिक होगा। ये हमने पहले पढ़ा है, यदि अधिशोषक खुरदरा है तो अधिशोषण ज्यादा होगा, और यदि अधिशोषक चिकना या स्मूथ है तो अधिशोषण कम होगा। तो क्या करेंगे? पहला, यांत्रिक विधि द्वारा अधिशोषक की सतह को खुरदरा या रफ करने पर। तो अधिशोषक का सक्रियण कैसे कर सकते हैं? पहला क्या हो जाएगा आपके? पहला, यांत्रिक विधि द्वारा अधिशोषक की सतह को क्या कर दें? खुरदरा यानी रफ करने पर क्या हो जाएगा? अधिशोषण का सक्रियण हो जाएगा। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है? अगर मान लो अधिशोषक पर पहले से कोई अशुद्धियां चिपकी हुई है, तो अधिशोष्य आकर कैसे जुड़ेगा? तो क्या कह सकते हैं? अधिशोषक जो होता है उससे अशुद्धि को हटा करके। तो अपन क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अशुद्धि को हटा करके। अशुद्धि को हटा करके। नेक्स्ट, और कैसे इसको अधिशोषक को आप एक्टिव कर सकते हो? तो क्या बताया पहले? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दो, यानी इसका अधिशोषक जो है इसके या तो टुकड़े कर दें या इसका चूर्णन करके। तो क्या लिखेंगे? अधिशोषक का चूर्णन करके या टुकड़े करके। तो ये सब जो तरीके हैं, आप अधिशोषक को क्या कर सकते हो? एक्टिव कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो? अधिशोषण हो। तो कई किताबों में इसको अधिशोषण का सक्रियण भी कहते हैं, जबकि करते किसको? अधिशोषक को। तो दोनों ही बातें चलती हैं, अधिशोषण का सक्रियण कैसे किया या अधिशोषक का सक्रियण कैसे किया।
तो करना तो अधिशोषक को ही सक्रिय है, जिससे अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ आपके अधिशोषक का सक्रियण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दाब का प्रभाव, यानी प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो देखो, दाब का प्रभाव के अध्ययन को करने के लिए यदि किसी अधिशोषक पर दाब के प्रभाव को आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए हम एक आरेख लेंगे। तो सबसे पहले आरेख बनाएंगे। तो आरेख में आप जानते हो दो अक्ष होती है, क्या होती हैं, दो अक्ष। तो एक एक्स अक्ष होगी और एक वाई अक्ष। ये क्या कहलाती है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। अब देखो इसमें आरेख किसकी मध्य बनाएंगे, बताओ, दाब के मध्य, यानी आपने क्या बना दिया, प्रेशर P, इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है, दाब बढ़ेगा। और इधर क्या बनाएंगे, अधिशोषण की मात्रा x/m, इनके मध्य आरेख बनाएंगे। तो ये देखा गया कि जब अधिशोषण किया जाता है, क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है, तो क्या होता है, निम्न दाब और मध्य दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, परंतु जितना अधिक दाब बढ़ाओगे यानी उच्च दाब की कंडीशन में अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करेगी। तो इसके लिए आरेख कैसा आएगा, देखो यह आरेख इस प्रकार का आता है। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, इस कंडीशन में तो अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है, परंतु यहां पहुंचने के बाद यह क्या हो गया, आरेख समांतर हो गया इसका। यानी आप आगे दाब बढ़ो भले कितना ही, अधिशोषण थोड़ी जा रहा ऊपर, नहीं जाएगा। यानी उच्च दाब पर अधिशोषण जो है दाब पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो एक कंडीशन जो आपने बीच में बनाई, देखो, यानी ये निम्न दाब, ये मध्य दाब, ये सबसे पहले निम्न दाब, फिर मध्य दाब, और ये कंडीशन कौन सी आ गई आपके, उच्च दाब की, जहां से अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर होना बंद हो गई। तो यहाँ इसके बाद रुक गई है, तो अपन इसे अब क्या कहते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में अपन कहते हैं संतृप्त दाब। क्या कहते हैं इसे, संतृप्त दाब। तो क्या कहेंगे, देखो दाब का प्रभाव क्या है, निम्न दाब और मध्य दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होगी, परंतु उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो है दाब पर निर्भर नहीं करती। तो ये हमने पढ़ा गैसों में अधिशोषण। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने गैसों में अधिशोषण किसे कहते हैं, कि ठोस अधिशोषक है जिस पर गैस का अधिशोष्य के रूप में जुड़ना। फिर उसको प्रभावित करने वाले अलग अलग कारकों का हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब हम इसके आगे के बिंदुओं का डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।